शमशेर जतोई एक बार फिर गोया हुआ। फिरोज जतोई के अंदाज से लग रहा था वो बाप का ही हमख्याल है। शमरोज जतोई खामोश करके शमशेर जतोई के कमरे से निकलकर जैगम के कमरे में चला आया। रुबाब के हवेली से जाने के बाद वो काफ़ी बीमार पड़ चुका था। दादी हजूर, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। क्लास में शफीक मुझे तंग करता है और आज उसने मुझे मारा भी था। तैमूर खान शाम में कुबरा खातून के पास आया और झूले में बैठी अखबार पढ़ती कुबरा खान को बोलने लगा, क्या सरदार अकबर खान का पोता किसी लड़के के डर से स्कूल नहीं जाएगा? तो सरदारों की औलाद है, न डर बन। यूँ बुज़दिलों की तरह घर बैठकर उस लड़के की शिकायत लगाने के बजाय कल स्कूल जा और उसका सर फाड़ कर आ। कोई कुछ भी बोले तो मैं तेरे साथ चलूँगी स्कूल। कुबरा खातून अपने पोते को बोलते ही अखबार तैयार करने लगी। वो अक्सर तैमूर खान को इस तरह निडर और ताकतवर बनने का सबक पढ़ाती जो जरीन को सख्त नागवार गुजरता, मगर कुबरा खातून के आगे कुछ भी बोलने की गुस्ताखी नहीं कर सकती थी। ये लड़की किधर जा रही है? यहाँ 7 महीने हो चुके थे रुबाब को यहाँ आए हुए, मगर कुबरा खातून उसको अभी तक ये लड़की कहकर मुखातिब किया करती थी। जी अम्मा हजूर। रुबाब कुबरा खातून के पास आती हुई उसे पूछने लगी। आज सुबह से ही उसे अपनी तबीयत में कुछ खराबी लग रही थी, मगर वो किसी से कुछ कहे बगैर रोज़मर्रा के काम अंजाम दे रही थी। रात की रोटी बनाई तूने? कुबरा खातून उसके जर्द रंगत को देखती हुई पूछने लगी। वही बनाने जा रही थी, रुबाब आहिस्ता से उन्हें बताने लगी। बाद में बना ले, पहले ज़रा तेल की मालिश लेकर आ। मालिश कर मेरे सर में। कुबरा खातून उस पर हुक्म सादिर करती हुई बोली तो रुबाब आहिस्ता कदम उठाते हुए तेल की शीशी लेने चली गई। इस दिन के बाद से कुबरा खातून ने रुबाब पर हाथ तो नहीं उठाया था, मगर उसकी हालत को नज़रअंदाज करके वो उसे सख्त और मेहनत कश काम लेती, जिस पर ज़्यादातर नज़र बचाकर जरीन उसके हिस्से का काम कर देती। कुबरा खातून के बरक्स घर के दूसरे अफराद रुबाब से अच्छे तरीके से पेश आते। जरीन की रुबाब से काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। कभी कभी वह दोनों ही घंटों ज़रियाब खान की बातें किया करती। रुबाब को अक्सर अपना भतीजा जैगम याद आता। वह तैमूर खान में उसको ढूंढती, तैमूर खान को अपने पास बुलाती, मगर वो बदतमीजी से रुबाब को झड़क देता। शायद इस पर कुबरा खातून की तरबियत का असर था, या वो भी कुबरा खातून की तरह उसे सख्त नापसंद करता था। आज इत्तेफाक से सरदार अकबर खान और सरदार इस्माइल खान दोनों ही शहर गए हुए थे। सुबह 6 बजे जब जहरीन की आंख खुली तो उसे रुबाब के कमरे से कराहने की आवाज़ें आने लगी। जब वो रुबाब के कमरे में गई तो रुबाब बेड पर लेटी हुई दर्द से बुरी तरह करा रही थी। रुबाब, रुबाब क्या हुआ? जरीन रुबाब के कमरे में उसके पास आती हुई पूछने लगी। भाभी, मैं नहीं बचूंगी, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। रुबाब तकलीफ में रोती हुई जरीन से बोली। पागल हो गई हो क्या? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी अम्मा हजूर को बताकर ड्राइवर से कहकर तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। जरीन उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देती हुई कुबरा खातून के कमरे में जाने लगी। अम्मा हजूर, अम्मा हजूर, रुबाब की तबीयत बिगड़ती हुई महसूस हो रही है, मैं ड्राइवर के साथ अस्पताल ले जाती हूँ। जरीन घबराती हुई कुबरा खातून के कमरे में आकर बोली तो आंखें खोलकर नींद से बेदार हुई। कोई ज़रूरत नहीं है अस्पताल जाने की, कोई मर्द घर पर मौजूद नहीं है। मुख्तारा को बोल दो वो नूरी यानी दाई को बुला ले। कुबरा खातून की बात सुनकर जरीन हैरत से उन्हें देखने लगी। अम्मा हजूर, रुबाब की वाकई हालत बिगड़ी गई है, खुदारा उसे अस्पताल ले जाने दे, वक्त बहुत कम रह गया है। जरीन कुबरा खातून को देखकर उनके आगे मिन्नत करती हुई बोली। जरी, तू मेरी नींद ख़राब कर चुकी है, अब मेरा दिमाग मत ख़राब कर। वो कोई अनोखा बच्चा नहीं पैदा कर रही। जाकर मुख्तारा को बोल वो नूरी को लेके आएगी। अब की बार कुबरा खातून सख्त लहजे में बोली तो जरी उस पत्थर दिल औरत को देखकर कमरे से बाहर निकल गई। भाभी, एक आखिरी बात मानेंगी मेरी? आधे घंटे पहले ही रुबाब ने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था, मगर उसकी हालत संभलने में नहीं आ रही थी। नूरी भी डॉक्टर के पास ले जाने का मशवरा देकर हो जा चुकी थी। तभी रुबाब जरीन से बोली। आखिरी बात क्यों, 1000 बातें मानोगी? तुम बोलो तो सही। बच्ची की पैदाइश के बाद जरीन ने जब कुबरा खातून को दोबारा उसकी हालत बताई तो अब की बार उसने रुबाब को अस्पताल ले जाने की इजाज़त दे दी थी, मगर अब रुबाब अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। 1000 बातों के लिए तो लंबी ज़िंदगी चाहिए होती है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। रुबाब अपने बराबर में बेड पर लेटी हुई नन्ही मुन्नी सी अपनी बेटी को देखकर बोली। तुम फजूल बातें मत करो वरना मार खाओगी मुझसे। मैंने बैग तैयार कर लिया है, ड्राइवर आने वाला होगा, हम दोनों थोड़ी देर में अस्पताल चलेंगे। जरीन उसे डांटती हुई बोली और उसकी सुर्ख सफ़ेद बेटी, जो कि कंबल में लिपटी हुई कोई नरम नाजुक गुड़िया लग रही थी, उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अस्पताल जाने का वक्त नहीं रहा, ज़रिया आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, मगर मैं उनके पास जाने से पहले एक बार अपने बाबा से और फ़िरोज़ लाला से मिलना चाहती हूँ। गलती तो की थी ना मैंने, उनका भरोसा तोड़कर। उन्हें देखकर इनसे एक बार माफ़ी मांग लूँ, फिर बेशक। प्लीज़ मेरे घर फ़ोन करके बाबा से और लाला को यहाँ बुलवा लें। बोलने के साथ ही रुबाब रोने लगी तो ज़रीन को भी रोना आ गया। लोगों की बेहिसी देखकर जरीन को रोना ही आने लगा था। सरदार अकबर खान से इजाज़त मिलने के बाद रुबाब के बताए हुए नंबर पर जरीन ने कॉल मिलाई तो फ़ोन रुबाब की भाभी कशमाला ने उठाया। रुबाब की हालत सुनने के बावजूद उसने जरीन को झिड़क कर फ़ोन रख दिया। रुबाब के बारे में उसने ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि जरीन रुबाब को कुछ भी बताकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो काफ़ी देर से रुबाब के कमरे में नहीं जा रही थी कि रुबाब की मुंतज़िर नज़रों को देखकर उसे क्या जवाब देती। तब स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस
10 साला बच्चा जो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। बेटा कौन है हो आप? किससे मिलना है? जरीन इस बच्चे को देखकर पूछने लगी। वो तैमूर खान का दोस्त हरगिज़ नहीं था। तैमूर खान तो खुद इस वक्त स्कूल में मौजूद था। ज़ैगम जदोई नाम है मेरा, क्या मैं अपनी अप्पू से मिल सकता हूँ? वो बच्चा जरीन से पूछने लगा तो जरीन मुस्कुराकर ज़ैगम को रबाब के कमरे में लेगी। शुक्र अदा किया कि इस वक्त कुबरा खातून अपने कमरे में सो रही थी। मुझे मालूम है बाबा सही है, लाला में से कोई आए ना आए, मगर मेरा बेटा मेरे पास ज़रूर आएगा, अपनी अप्पू के पास। रबाब ज़ैगम का हाथ चूमकर मुस्कुराती हुई उसे बोली। उसे हरगिज़ यकीन नहीं था उसका भतीजा उसे मिलने आ सकता है। वो खुश थी। अप्पू आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। गुलाम यानी ड्राइवर बाहर ही खड़ा है। ज़ैगम रुबाब को देखकर परेशान हो गया था। उसकी अप्पू तो बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही थी। वो बार बार उस नन्ही मुन्नी सी गुड़िया को भी देख रहा था जो कंबल में लिपटी हुई सो रही थी। डॉक्टर के पास जाने का वक्त ख़त्म हो गया है, बस मेरी एक बात मानना। घर जाकर बाबा से फिरोज़ लाला और शमरोज़ लाला को बताना कि रुबाब आप लोगों को बहुत प्यार करती है और वो सब मुझे माफ़ कर दे। बताओ, कहोगे ना? रुबाब ज़ैगम का हाथ पकड़कर उससे पूछने लगी। वो अपनी अप्पू को ये नहीं बता सका कि हवेली में रुबाब का नाम तक नहीं लिया जाता, बल्कि वो खुद सुबह अपनी माँ को फ़ोन पर बातें सुनाता देखकर स्कूल जाने से पहले हिम्मत करता हुआ दुश्मनों के घर चला आया। अगर ये बात घर में किसी को मालूम हो जाती तो उसे सख्त सज़ा दी जाती। अब हो ये आपकी गुड़िया है, मैं इसे छू कर देख लूँ? ज़ैकम रुबाब की बात का जवाब दिए बगैर रुबाब की तवज्जो दूसरी तरफ मंदमल करता हुआ बोला, जिस पर रुबाब ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ज़ैकम सुर्ख सफ़ेद गोल मटोल सी बच्ची को गौर से देखने लगा। अप्पू इसका नाम क्या है? ज़ैकम नन्ही मुन्नी सी गुड़िया को देखकर रुबाब से पूछने लगा। तभी कमरे में जरीन भी चली आई। तुम बताओ क्या रखूँ इसका नाम? रुबाब बेड पर लेटी हुई अपने भतीजे से पूछने लगी, जो उसकी नन्ही मुन्नी बेटी को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। रुशाने। आप इसका नाम रुशाने रखना और मैं इसे प्यार से रोशी कहा करूँगा। ज़ैकम की बात सुनकर रुबाब अफसरदगी से मुस्कुरा दी। फिर उसने जरीन को देखा जो मुस्कुराती हुई उसके पास आई थी। और रोशी आज से मेरी बेटी होगी। जरीन नन्ही मुन्नी रुशाने को गोद में उठाकर रुबाब से बोली। 18 साल बाद जंगल बियाबा में काफ़ी देर से पैदल चलता हुआ अब थकने लगा था। बड़े बड़े कदम का दादम दरख्त भी सूरज की तपिश को रोकने छाँव पैदा करने के लिए काफ़ी थे। पसीने से शराबुर होता हुआ अपना वजूद घसीटता हुआ आगे बढ़ जा रहा था। धूप की तपिश उसके पूरे जिस्म को झुलसा रही थी। तब अचानक वह सामने से चलती हुई इसके पास आने लगी। वो इस लड़की को देखकर चौंका था जो इस वीरान जंगल में सब रंग के आंचल से अपना चेहरा छुपा इसके करीब आ रही थी। वो इस लड़की को देखकर वहीं रुक गया था। जैसे जैसे उसके करीब आ रही थी सूरज अपनी तपिश का असर कम करता जा रहा था, या फिर वो खुद अपने आप को किसी ठंडी छाँव में खड़ा महसूस कर रहा था। उसका सारा ध्यान वो लड़की अपनी तरफ मुंतमिल कर चुकी थी जिसने आंचल से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो उसकी खूबसूरत काली गहरी आंखें देख सकता था। वो लड़की चंद कदम के फासले पर आकर रुकी और उसे देखने लगी। शायद बाकी का फासला उसे तय करना था। वह किसी ट्रांस की कैफियत में कदम बढ़ाता हुआ उस लड़की के पास पहुंचा जो मकनातीस की ताकत रखे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उस लड़की का सहर उस पर तारी हुआ जा रहा था। वह बेखुद सा उस लड़की को देखे गया। वो लड़की मुकम्मल तौर पर उसके हवासों पर सवार हो चुकी थी। तब उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश उभरी कि वो उस लड़की के चेहरे से आंचल हटाकर उसका चेहरा देखे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस लड़की के चेहरे से निकाब हटाना चाहा। तभी उस जंगल में एक भयानक आवाज़ें शोर पर पड़ी। उसने बेख्तियार मुड़कर जंगल में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, मगर दूर दूर तक उसे बड़े बड़े दरख्तों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। उसने दोबारा उस लड़की की तरफ मुड़कर देखा, मगर वो लड़की अब उसके करीब नहीं बल्कि चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। उसने दोबारा उस लड़की के पास जाना चाहा था। वो लड़की इनकार में सर हिलाती उससे मजीद दूर जाने लगी। अंचल से झांकती उसकी गहरी सी आंखों में वो उदासी को साफ साफ महसूस कर सकता था। रुको प्लीज़। उसको एक बड़े से दरख्त की ओर में जाता देखकर वो बेसाख्ता बोला और भागता उसके दरख्त के पास पहुंचा, मगर अब वहाँ वो लड़की मौजूद नहीं थी। उस लड़की के जाते ही एक बार फिर सूरज की तपिश उसके वजूद को झुलसाने लगी। एक बार फिर वो थकने लगा। उसके दिल ने शिद्दत से दुआ की कि वो लड़की एक बार फिर उसके सामने आ जाए। दूर कहीं से अजान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। आँख खुलने पर उसका ख्वाब टूटा तो दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज़ के कानों में आ रही थी। वह कल ही हवेली पहुंचा था क्योंकि आज आरजू की सालगिरह थी। बेशक उसकी शादी हो चुकी थी, मगर उसे मालूम था आरजू उसका इंतज़ार कर रही होगी। रात में वफा से मोबाइल पर बात करते करते उसकी आँख लग गई थी। वह बेड पर लेटा हुआ है, अभी भी अपने ख्वाब के बारे में सोच रहा था। तबले की थाप पर नाचते थिरकते वजूद को नशीली आंखों से देखने के बाद उठकर बाहर बैठे ड्राइवर को चलने का इशारा करता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। चंद दिनों पहले ही उसे उसके दोस्तों ने यहाँ का रास्ता दिखाया था, और शराब की आदत तो न जाने कितनी पुरानी थी ये उसे खुद भी याद नहीं था। अलबत्ता मीना बाई के यहाँ अब नशर बख्शने के बावजूद उसने फ़िलहाल अपना रुझान नाचने गाने वालियों तक रखा था। उससे आगे वह खुद नहीं बढ़ा था। खान घर आ गया है। ड्राइवर के बोलने पर तैमूर खान ने अपनी आंखें खोली और ड्राइवर को देखता हुआ गाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। अमूमन 10 बजे तक सब अपने अपने कमरों में सो चुके होते। तैमूर खान अपने कमरे में जाने से पहले रुशाना के कमरे का बंद दरवाज़ा देखने लगा। दरवाजे के नीचे से आती हुई रोशनी पता दे रही थी कि वह अभी तक जाग रही है। तैमूर खान के कदम खुद ब खुद रुशाना के कमरे की तरफ उठे।
बंद रजिस्टर पर कलम रखती ही वक़ाफ़त भरी नज़रों से दूध से भरा गिलास देखने लगी। दूध पीने से उसे जितनी चिढ़ थी, ज़नी उसे बिला नगा रोज़ सोने से पहले दूध का भरा गिलास पीने के लिए देती। यह सिलसिला उसके शहर जाने पर तुर्क हो चुका था, मगर जब वो छुट्टी पर हवेली आती, ज़री उसे दूध से भरा गिलास देना नहीं भूलती। दूध के गिलास से उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। वो इतनी देर तक जागने की आदी नहीं थी, मगर आज उसे असाइनमेंट मुकम्मल करना था, क्योंकि कल सुबह से ड्राइवर के साथ शहर निकलना था। बाई रोड आराम से 4 से 5 घंटे लग जाते। उसके बाद उसे कॉलेज जाकर अपना असाइनमेंट जमा करवाना था। कभी कभी वो अपनी सास के बारे में सोचती तो ये शदीद हैरत होती। इतना सब्र और इतनी बर्दाश्त का मादा आखिर उसमें कहाँ से आया था? शायद अपनी मामा से या ताई माँ। ज़री उसे रुबाब के बारे में यही बताती कि उसकी मामा बहुत साबिर औरत थी, जिसको पैदा करने के चंद घंटे बाद दुनिया से चली गई थी। रुशाना ने कभी इतनी मामा को नहीं देखा था, बकौल ज़नी के कि वो खुद हूबहू बनी हुई अपनी मामा जैसी थी। बेशक माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन ज़री ने उसे माँ बनकर पाला था और जवान किया था। सरदार इस्माइल खान भी उससे मोहब्बत करता, मगर बरमला मोहब्बत जताता नहीं था। जबकि उसकी दादी हजरत यानी कुबरा खातून बचपन से ही उसको आंखों में रखती और डांट फटकार करती। उनका सारा प्यार अपने पोते तैमूर खान के लिए था। सरदार अकबर खान उससे मोहब्बत करते थे, मगर जब वो 8 बरस की थी तो वह इंतकाल कर चुके थे। अलबत्ता ज़ाले से उसकी खूब दोस्ती थी, मगर फिर भी वो उसकी जैसी दिलेर नहीं थी। अपनी माँ के रिश्तेदारों से वो कभी नहीं मिली थी, ना ही उसने किसी को देखा था। रुशाने को बचपन से ही मालूम था उसका ननिहाल उसके ख़ानदान का दुश्मन कबीला है। कुबरा खातून के बाद एक तैमूर खान था जिससे वो डरती थी, या जो बचपन से ही उसे खौफ ज़्यादा रखता था। बल्कि साल भर पहले तो वो उसे और भी ज़्यादा अपनी बातों से डराने लगा था। उसकी अजीब अजीब सी बातें और बहकी हुई नज़रें रुशाने को खौफ में मुब्तला रखती। वो चाह कर भी ये बात ज़री या ज़ालिक से शेयर नहीं कर सकी थी। इसी वजह से उसने एक दिन सरदार इस्माइल खान से हिम्मत करके शहर जाकर पढ़ने की इजाज़त मांगी। कुबरा खातून की मुखालफत के बावजूद सरदार इस्माइल खान ने उसके हक़ में फ़ैसला दिया और उसका शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन करवाया और रहाइश के लिए हॉस्टल उसके लिए मुंतखब किया गया। जिस दिन उसे कॉलेज के लिए शहर जाना था, रुशाने बहुत खुश थी। उस रात तैमूर खान उसके कमरे में आया था और उसे अच्छी तरह बराबर करवाया था। वह कॉलेज में कोई दोस्त नहीं बनाएगी, ना ही किसी से ज़्यादा बातें करेगी। दरवाजे की दस्तक पर रुशाने की सोचों का तसलसल टूटा। इस वक्त कौन हो सकता है? रुशाने सोचती हुई बेड से उठी, दुपट्टा ओढ़ती हुई दरवाज़ा खोलने लगी, मगर सामने तैमूर खान को खड़ा देखकर वो चौंक गई। तैमूर खान पूरा दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। रुशाने ने जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा। दरवाज़ा बंद कर दो। तैमूर खान बेड पर लेटता हुआ रुशाने को देखकर बोला। वो तैमूर खान को देखने लगी, मगर तैमूर खान के गुस्से में आंखें दिखाने पर वो कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा बंद करने लगी। यहाँ आओ। तैमूर खान ने दूसरा हुक्म सादर किया। भले रुशाने उसका हुक्म कैसे टाल सकती थी? कुबरा खातून ने बचपन से ही उसे तैमूर खान की हर बात मानने को कहा था। रुशाने छोटे छोटे कदम उठाती हुई बेड के करीब आई। जूते उतारो मेरे। बेड पर रखे हुए नोट्स को देखता हुआ वो रुशाने से बोला। तैमूर खान की आवाज़ पर रुशाने खामोशी से उसके पैर से जूते उतारने लगी। ये काम उसे अजीब नहीं लगा था, क्योंकि ये काम उसने पहली बार नहीं किया था। वो बचपन से ही रुशाने से अपने जूते उतरवाया करता। रुशाने ने जूते उतार कर फर्श पर रखे। जब तैमूर खान ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास आने के लिए कहा, रुशाने खौफज़दा होकर तैमूर खान को देखने लगी। उसके चेहरे पर खौफ देखकर तैमूर खान के लबों पर मुस्कुराहट आई। यही वो खौफ था जो वो बचपन से ही रुशाने की आंखों में देखता आया था और हमेशा देखना चाहता था। वो चाहता था रुशाने उसे सारी ज़िंदगी इसी तरह खौफ से रहे। समझ में नहीं आया तुम्हें? पास बुला रहा हूँ मैं, यहाँ आओ। अब की बार तैमूर खान ने आंखें दिखाकर घुराते हुए कहा तो रुशाने मरे कदमों से चलती हुई उसके पास आई। तैमूर खान ने रुशाने का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया तो रुशाने मज़ीद सहम गई। कल रात जब मैंने तुम्हें सबके सोने के बाद अपने कमरे में आने का हुक्म दिया था तो क्यों नहीं आई थी मेरे कमरे में? वो बेड पर लेटा हुआ दुपट्टे समेत रुशाने के बाल मुट्ठी में जकड़कर रुशाने का चेहरा अपने करीब लाकर उसे पूछने लगा। खान प्लीज़। तैमूर के मुँह से आती शराब की बदबू से रुशाने को क्या का एहसास होने लगा। वो अपने बालों को तैमूर खान के हाथ की मुट्ठी से आज़ाद करवाते हुए पीछे हटकर बोली। खान की बच्ची, बहुत पढ़ निकले हैं तेरे। क्या लग रहा है तुझे? पढ़ने लिखने के बहाने शहर जाकर तुम मुझसे बच जाएगी? छोड़ दूंगा मैं तुझे? बोल, ले जाऊं तुझे इसी वक्त अपने कमरे में उठाकर? कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा? बोल। तैमूर खान शराब के नशे में गुस्से में बोलता हुआ बेड से उठकर बैठा। रुशाने के बालों को दोबारा मुट्ठी में जकड़कर उस पर झुकने लगा तो रुशाने ने पीछे सरकते हुए बेड पर गिर गई। मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका खान, मेरी क्या औकात भला? खुदा मेरे पर रहम करे। वो रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर बोली। पहले वो रुशाने को सिर्फ अपनी बातों से डराता था, मगर आज तो शराब के नशे ने हद ही कर चुका था। अपना और मेरा नाम क्यों मिटाया इस किताब से? शायद उसे रुशाने पर तरस आ गया, तभी उसे बिठाकर उसके नोट सामने रखता हुआ पूछने लगा।
پہلی بار جب وہ چھٹیوں پر حویلی آئی تھی تب تیمور خان نے اس کے نوٹس پر اپنا اور رشانے کا نام لکھا، جو کہ بعد میں رشانے نے مٹا دیا تھا۔ وہ کبھی آگے زندگی میں اپنے نام کے ساتھ تیمور خان کے نام کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں دوبارہ لکھ دیتی ہوں، رشانے نے اس کے غضب سے بچنے کے لیے خوف زدہ ہو کر بولی۔ جلد سے قلم اٹھا کر روتے ہوئے اپنا اور تیمور کا نام لکھنے لگی۔ جب اس نے اپنا اور تیمور خان کا نام لکھا تو تیمور خان نے اس کے ہاتھ سے قلم لے کر سختی سے دوسرے ہاتھ سے رشانے کا منہ دبوچا۔ خان کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال تک اپنے دماغ میں مت لانا رشانے، تیمور خان کا ہی نام تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنی ہے۔ تیمور خان ایک بار پھر اسے باور کرواتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رشانے نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک لگایا، شکر ادا کرنے لگی کہ تیمور خان وہاں سے چلا گیا۔ اب اسے نیند کیا ہی آنی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ شہر کے لیے نکل سکے۔ واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے؟ زیغم بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا، کشمالہ کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگا جو اس کے کمرے میں آتے ہی اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی ماں، کل صبح 6 بجے شہر کے لیے نکلوں گا، 9 بجے تک آفس پہنچ جاؤں گا، شام تک ہی گھر پہنچ جاؤں گا۔ زیغم اپنے کپڑے بیگ میں رکھتا ہوا کشمالہ کو اپنا پروگرام بتانے لگا۔ پورے 4 ماہ بعد چکر لگایا ہے تو نے، وہ بھی صرف 2 دن کے لیے۔ ابھی جو تجھے دیکھ کر میرا دل بھی نہیں بھرا تھا اور تجھے جانے کی جلن لگ گئی۔ کشمالہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی ہوئی سے اداسی سے بولی۔ زیغم اپنا آخری ڈریس بیگ میں رکھ کر بیگ کی زپ بند کرتا ہوا بولا۔ آرزو کی سالگرہ تھی تبھی یہاں آنے کا پروگرام بنا لیا، مہینے بعد دوبارہ چکر لگاؤں گا تو پورا ہفتہ رکوں گا آپ کے پاس۔ بیگ کو ایک سائڈ پر رکھ کر زیغم کشمالہ کا اداس چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ یہ صحیح تو یہ تھا کہ شمروز جو تھی اور اسے اپنا آفس دوسری جگہ شفٹ کرنا پڑا تھا اور کچھ اسٹاف بھی چینج کیا تھا، اس لیے وہ دونوں ہی چند مہینوں سے کافی مصروف ہو گئے تھے۔ رمشا کو بھی شمروز سے مصروف ہونے کی شکایت رہنے لگی تھی۔ یہ گولی کسی اور کو دے، میں ماں ہوں تیری، خوب جانتی ہوں تجھے، اب تو 2 مہینے سے پہلے اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ کشمالہ ناراض نظروں سے زیغم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کی بات سن کر زیغم نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ نہیں گولی تو میں پچھلی بار دے کر گیا تھا، اب کی بار بالکل سچ بول رہا ہوں، بلکہ چاچو بھی اس بار آنے کا کہہ رہے تھے میرے ساتھ۔ زیغم کی باتوں پر کشمالہ نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ تیری چاچی آنے دے گی اسے؟ 1.5 سال ہو گیا اسے یہاں آئے ہوئے، نہ جانے کیسی ضرورت ملی ہے، اپنے شوہر کو تو قابو میں کیا ہی تھا، میرا بیٹا بھی اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اپنی ماں سے تو تجھے پیار ہی نہیں ہے زیغم؟ شاید وہ بہت مہینوں بعد اسے دیکھ رہی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ زیغم اتنی جلدی واپس جائے، اس لیے اس سے شکوے پر شکوے کیے جا رہی تھی۔ شمروز جو تئی نے 12 سال پہلے رمشا نامی لڑکی سے شادی کی تھی، جو کہ سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک تھی۔ شمروز کے 2 بچے اسد اور وفا تھے۔ زیغم بھی 10 سال سے اب انہی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ مہینے بعد اس کا چکر لگتا۔ اس کی اپنی چچی سے کافی اچھی دوستی تھی، ساتھ ہی اسد اور وفا بھی اس کے کافی اٹیچ تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ماں؟ چاچو اور میں بھلا کسی عورت کے قابو میں آنے والی شے لگتے ہیں آپ کو؟ چچی بیچاری چاچو کو کیا قابو کریں گے؟ ان سے زیادہ تو نرم مزاج خاتون شاید ہی میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہو۔ آپ ماں ہیں میری، مجھے پیدا کیا ہے آپ نے، میں آپ سے زیادہ بھلا کسی اور سے محبت کر سکتا ہوں؟ زیغم کشمالہ کی آنکھوں میں اداسی دیکھتا ہوا اس کے کاندھے کے گرد بازو حائل کرتا ہوا کشمالہ سے پوچھنے لگا۔ اپنی افو سے تو تجھے مجھ سے زیادہ محبت تھی، اس کے لیے یوں چھوٹی سی عمر میں دشمنوں کی حویلی پہنچ گیا تھا اس سے ملنے کے لیے۔ وہ ابھی بھی زندہ ہوتی تو مجھ کو پورا یقین تھا تو مجھ سے زیادہ اسی سے محبت کرتا۔ کشمالہ کی بات سن کر زیغم ایک دم خاموش ہو گیا۔ آپ آرام کریں، مجھے کام ہے تھوڑا آفس کا۔ کشمالہ کے پاس اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ لیتا ہوا وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہاں معلوم ہے مجھے، اس کا نام لوں گی تو تیرا منہ ہی بنے گا اور دل اداس ہو جائے گا، نہ جانے مرنے سے پہلے کیا بول گئی، لازمی کان بھرے ہوں گے اس نے میرے خلاف۔ کشمالہ زیغم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ماں پلیز آپ یہاں سے جا رہی ہیں یا پھر میں چلا جاؤں؟ زیغم ایک دم غصے میں بلند آواز سے بولا۔ کشمالہ اس کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سختی دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ یہی وجہ تھی وہ رباب کی موت بھی اس کے اندر سے کڑواہٹ کم نہیں کر پائی تھی۔ دوسری طرف زیغم لیپ ٹاپ صوفے پر رکھ کر سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ موبائل میں بجنے والے الارم کو بند کر کے وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی تاکہ رشانے کے حویلی سے نکلنے سے پہلے اس سے جا کر مل لے۔ نیند کے مارے اس کی آنکھیں ابھی بھی بوجھل تھیں جب ہی اس سے سامنے سے آتا ہوا تیمور خان نہیں دکھائی دیا اور سالے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اپنی آنکھیں کے کمرے میں رکھ کر باہر نکلی ہو تم؟ تیمور خان جو کہ اپنے کمرے سے نکل کر اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا بری طرح سالے سے ٹکرایا، ساتھ ہی ناگواری سے اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں اپنی آنکھیں کمرے میں رکھوں یا پھر بند کر کے چلوں؟ مگر تمہارا اپنے آپ کے بارے میں کیا خیال ہے چھوٹے خان صاحب؟ کبھی اپنی آنکھوں کو بھی سر سے نیچے اتار لیا کرو تاکہ سامنے سے آتا ہوا بندہ تمہیں بھی دکھائی دے دے۔ زالے اپنی ناک سہلاتی ہوئی تیمور خان کو دیکھ کر بولی۔ وہ رشانے سے صرف 2 سال ہی بڑی تھی مگر پھر بھی تیمور خان کو تم کر کے مخاطب کیا کرتی تھی۔ میں صبح صبح تمہارے منہ لگنا ضروری نہیں سمجھا، چلو اپنا راستہ ناپو۔ تیمور خان بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ زالے کو دیکھتا ہوا بولا۔ کیونکہ وہ اس سے بھی نہ ڈرے، الٹی سیدھی باتیں کیا کرتی تھی اور اسماعیل خان کی وجہ سے وہ زالے کو کافی برداشت کرتا تھا۔ بات تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے لوگوں کو منہ لگانے کی اوقات مقرر کیے ہیں تم نے، منہ لگنا ضروری نہیں سمجھتے مگر جان بوجھ کر ٹکرانا ضروری سمجھتے ہو۔ زالے کے آخری جملے میں
ज़ाले आखिरी जुमला मुंह में बुड़बुड़ाती हुई जाने लगी, तभी गुस्से में तैमूर खान ने उसकी कलाई पकड़ी। क्या बकवास की है तुमने अभी? तैमूर खान को उसीले लहजे में ज़ाले से पूछने लगा। वो अक्सर उसे गुस्सा दिलाया करती थी। मैंने क्या बकवास कर दी? अभी तुम ही ने तो बकवास की है। मेरा मतलब है बोला है कि अपना रास्ता नापो। मैं तो अपने रास्ते ही जा रही हूँ। ज़ालिज के गुस्से की परवाह किए बगैर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती हुई बोली, तुमने बोला मैं तुमसे जानबूझकर टकराया हूँ। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं तैमूर खान के भी। तैमूर खान उसका हाथ छोड़कर इस्ताज़ाया हंसता हुआ बोला, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द आएगा। बल्कि मेरी तो दुआ है आज की कि तुम्हें छठी का दूध याद करवा दे। ज़ाले तैमूर खान को कहती हुई फ़ौरन वहाँ से भागी, जबकि तैमूर खान नागवारी से उसे भागता हुआ देखकर सर झटका खुद चला गया। ज़ाले सरदार इस्माइल खान के दोस्त की इकलौती बेटी थी, जिसे सरदार इस्माइल खान अपने दोस्त और उसकी बीवी के इंतकाल के बाद हवेली लेकर आ गया। 8 साला ज़ाले बहुत जल्द सबसे मायूस हो गई थी, कुबरा खातून और तैमूर खान के अलावा। ज़ाले की खाला भी मौजूद थी। कुबरा खातून या सरदार इस्माइल खान की इजाज़त से महीने 2 महीने बाद वो अपनी खाला से मिलने जाया करती। बलागत की मंजिल तय करने के साथ न जाने कब ज़ाले का दिल उससे बाकी हुआ, जिसके ज़ाले को खबर नहीं हुई। वो दिल ही दिल में तैमूर खान को चाहने लगी, मगर दिल की ये बात वो किसी को भी बताने से डरती थी। इम्तिहान कब शुरू हो रहे हैं तुम्हारे? तैमूर खान कार ड्राइव करता हुआ रिशाने से पूछने लगा। ड्राइवर की बजाय वो खुद सुबह सुबह रिशाने को हॉस्टल तक छोड़ने निकल आया था। रिशाने पहले भी उससे कभी खुद से मुखातिब नहीं करती थी, मगर वो कल रात वाले तैमूर खान के रवैये से खौफज़दा हो गई थी। 2 माह बाद रिशाने ने सर झुकाए से मुख्तसर जवाब दिया, इसके बाद खामोशी से घर बैठ जाना, कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की। तैमूर खान ड्राइविंग करता हुआ बोला तो रिशाने सर उठाकर तैमूर खान को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? सही तो कह रहा हूँ, मज़ीद पढ़ लिख कर करना है क्या है? तो ज़्यादा पढ़ाई वैसे भी लड़कियों का दिमाग ख़राब करती है। मेरे साथ आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए तुम्हें अपना दिमाग दुरुस्त रखना पड़ेगा, वरना तो तुम मुझे अच्छी तरह जानती ही हो। अब की बार तैमूर खान रुशाने को देखकर बोला। रुशाने ने दोबारा सर झुका लिया। वो पलके झपककर आंखों की नमी अपने अंदर उतारने लगी। अब ऐसी तो कोई बात नहीं की तुम्हारे खान ने जो तुम आंसू बहाने बैठ गई, कहीं मेरी कल रात वाली हरकत से तो नहीं डर गई? तैमूर खान उसका झुका हुआ सर देखकर बोला। गोद में रखा हुआ रुशाने का नाजुक हाथ पकड़कर पूछने लगा, जबकि अपने दूसरे हाथ से वो स्टीयरिंग व्हील घुमा रहा था। कल रात मैं मीना बाई के कोटे पर था। वहाँ दोस्तों ने कुछ ज़्यादा ही पिला दी, इसलिए नशे में तुम्हारे साथ बदसलूकी कर बैठा। तैमूर खान बिल्कुल नॉर्मल लहजे में रुशाने को बताने लगा, जबकि उसकी बात सुनकर रुशाने ने हैरत और अफसोस से तैमूर खान को देखने लगी। अब तुमसे थोड़ी ना कुछ छुपाऊंगा। शादी तुम मुझसे करनी है तो फिर तुमसे कैसा पर्दा? तैमूर खान ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसे आंख मारता हुआ बोला। वो अपना कारनामा बिना किसी खौफ या शर्मिंदगी के खुद अपने मुंह से बता रहा था। जिस शख्स के साथ वो चंद लम्हे नहीं गुजार सकती थी, पूरी ज़िंदगी भला कैसे गुजारती? रुझाने का दिल चाहा वो कार से उतर जाए, मगर ऐसा भी नहीं कर सकती थी, इसलिए तैमूर खान से अपना हाथ छुड़वाने लगी। मगर ऐसा करने पर तैमूर खान ने उसका हाथ मज़ीद सख्ती से पकड़े रखा। खान प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दे, रुझाने हिम्मत जमा करती हुई उससे बोली। खान ने तो तुम्हारा पीछा क़यामत तक नहीं छोड़ना है। तुम इस बार हाथ की बात करती हो? एक बार खान के कमरे में आ जाओ, फिर देखना ये खान तुम्हारे पर पुर्जे कैसे काटता है। तैमूर खान रुशाने की आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखता हुआ बोला, जो कि उसकी मर्दानगी को बुरी तरह ठेस पहुंचा रही थी। वो जानता था रुशाने उससे बचपन की खातिर पढ़ाई के बहाने शहर में जाए पनाह तलाश करती है। तैमूर खान उसे मज़ीद जिद करने के लिए ड्राइविंग के दौरान रुशाने का हाथ अपने होंठों तक ले जाने लगा। खान प्लीज़। उसकी घटिया हरकत पर रुशाने तकरीबन चीखती हुई बोली। तब अचानक सामने से आती हुई गाड़ी तैमूर खान की गाड़ी से टकरा गई। ज़ैग़म शमरोज़ जतोई की कॉल अटेंड करता हुआ ड्राइविंग के दौरान उससे बात कर रहा था। तब अचानक सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर उसने ब्रेक लगाई, मगर सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा गई। एक कौन है साले, तू आंधे की औलाद? तैमूर खान गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता हुआ सामने गाड़ी वाले पर चीखा। किसको अंधा बोला तूने? ज़ैग़म उस फजूल इंसान के चीखने में खुद भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला। उसने तो बरवक्त ब्रेक लगा भी दी थी, जबकि वो शख्स खुद रोंग साइड से ना सिर्फ अपनी गाड़ी ला रहा था, बल्कि उसकी गाड़ी का बोनट भी डैमेज कर चुका था। तैमूर खान ने गुस्से से सामने खड़े शख्स को देखा। साल भर पहले ही तो इसने इस शख्स को शहर में देखा था। तब निशार यानी मुलाजिम ने तैमूर खान को इसके बारे में बताया था। ज़ैग़म जतोई शमशेर जतोई का पुत्र, यानी मेरे चचा ज़रियाब खान के कातिल का बेटा। तैमूर खान ज़ैग़म को देखता हुआ बोला तो ज़ैग़म के गुस्से में तने हुए न कोई ढीले हुए। वो समझ गया सामने खड़ा शख्स सरदार अकबर खान का पुत्र है, जिसके बारे में सिर्फ उसने सुना ही था कि वह काफ़ी गुस्सैल और बदतमीज़ तबीयत का मालिक है। वो आज उसे पहली बार देख रहा था, जबकि गाड़ी में बैठी हुई रुशाने घबराकर उस अजनबी शख्स को देख रही थी, जिसकी गाड़ी से टक्कर होने से कम अज़ कम तैमूर खान अपनी घटिया हरकत में कामयाब नहीं हो सका था। उसने सर पर ओढ़ी हुई चादर से अपना मुँह छुपाया। बाहर आने जाने में या किसी गैर मर्द की घर में मौजूदगी पर अक्सर कुबरा खातून से चेहरा छुपाने को हुक्म देती थी। यूं पीठ दिखाकर कहाँ जा रहा है? सिर्फ धोखेबाजी और पीठ पीछा करना वार करने की आदत है तुम सालों की। इस वक्त बंदूक मेरे हाथ में होती तो सारी की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार देता।
ज़ैगम तैमूर खान को देखकर कुछ बोले बिना अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा ही था तो उसे तैमूर खान की आवाज़ सुनाई दी। ज़ैगम ने वापस आकर उसे गाली देने पर जोरदार मुक्का तैमूर खान के जबड़े पर जड़ा। उसके मुंह पर मुक्का मारने के बाद ज़ैगम का हाथ नहीं रुका था। उसने एक के बाद एक मुक्का तैमूर खान के मुंह पर मारना शुरू कर दिया। खुद भी उसको 2-3 बार तैमूर खान के मुक्के पड़े मगर वो इस पर बुरी तरह पुल पड़ा था। सुबह की वजह से सड़क पर लोग ना होने के बराबर थे और जो लोग मौजूद थे वो दूर से ही तमाशा देख रहे थे, क्योंकि वो लोग यहाँ के रहायशी थे और दोनों को जानते थे, इसलिए बीच बचाव करवाए बगैर खामोशी से तमाशा देखते रहे। रुशाने ने अपना सांस रोके हुए सामने तैमूर खान और उस अजनबी को जानवरों की तरह लड़ते हुए देख रही थी, मगर थोड़ी देर बाद ही वो अजनबी तैमूर खान को मार मार कर उसके मुंह से खून निकाल चुका था। हाथ में हथियार पकड़कर अपने आप को ताकतवर समझना दलेरी नहीं होती। सुना था कि सरदारों ने बहुत खतरनाक कुत्ते पाले हैं, मगर अंदाज़ा हुआ वो कुत्ते काटते कम और भौंकते ज़्यादा हैं। गाड़ी के बोनट पर बेसुध पड़े तैमूर खान पर ज़ैगम ने मुक्का मारते हुए कहा। तभी इस गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली। प्लीज़ इनको छोड़ दें, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, गलती हमारी थी। हमारी कार के टकराने से आपकी कार को नुकसान पहुंचा है। रुशाना ने जब देखा कि तैमूर खान बिल्कुल ढेर हो गया है, कोई भी आगे बढ़कर उस शख्स को रोक नहीं रहा, तब वह घबराकर गाड़ी से उतरती हुई बोली। ज़ैगम तैमूर खान का गिरेबान छोड़कर बहुत गौर से रुशाने को देखने लगा। यकीनन वो उसकी अप्पो की बेटी थी। वही चेहरा, वही रंग और रूप, वही नैन नक्श। वो बिल्कुल अप्पो जैसी दिखती थी। उसकी पैदाइश के वक्त ज़ैगम ने उसे देखा था और अब 18 साल बाद देख रहा था। रुशाने ने देखा वो अजनबी शख्स उससे कुछ बोले बिना बस घूरे चले जा रहा था, तो रुशाने ने जल्दी से अपनी चादर से चेहरा छुपाया। जो गाड़ी से उतरने के बाद जल्दी में बुखलाहट की वजह से छुपाना भूल गई थी। जाकर गाड़ी में बैठो फ़ौरन। तैमूर खान ने भी ज़ैगम का रुशाने को घूरना महसूस किया जब रुशाने को झटकता हुआ बोला। रुशाने ने जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। ज़ैगम एक नज़र रुशाने पर डालकर तैमूर खान को घूरता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। क्या ज़रूरत है तुम्हें बिला वजह से झगड़ने की? फिरोज़ लाला ने साल भर पहले बताया था मुझे, सरदार अकबर खान का पोता काफ़ी झगड़ालू बदतमीज़ टाइप का है। ऐसे लोगों से बिला वजह उलझना नहीं चाहिए। शहर पहुंचने के बाद ज़ैगम ने शमरोज़ जतोई को रात में सरसरी अंदाज में आज सुबह वाला किस्सा बताया तो शमरोज़ जतोई उसे समझाता हुआ बोला। रुबाब के जाने के बाद ज़ैगम शमरोज़ जतोई से काफ़ी अटैच हो गया था और ये वाबस्तगी शमरोज़ जतोई की बीवी या बच्चों की बिल्कुल बुरी नहीं लगती थी। उसे भी अपनी फैमिली समझते थे। चाचू, मैं उससे बिला वजह नहीं झगड़ा, गलती उसी की थी और भी वो खुद ही मुझसे उलझने लगा। तब मैं उसकी दादागिरी निकालता हुआ यहाँ पहुँचा। मगर अहम बात ये नहीं है जिसकी वजह से मैंने आपको ये सारा किस्सा सुनाया है। अहम बात तो ये है कि उसके साथ उसकी गाड़ी में मैंने अप्पू की बेटी को देखा। ज़ैगम को सुबह से ही बार बार रुशाने का चेहरा याद आ रहा था। तभी वो शमरोज़ जतोई को सारा किस्सा बताने लगा। शमरोज़ जतोई के साथ साथ वहाँ बैठी हुई रिमशा भी चौंकी, जो कि काफ़ी देर से खामोशी से इन दोनों चचा भतीजे की बातें सुन रही थी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि वो रुबाब की बेटी थी? हो सकता है वो कोई दूसरी लड़की हो। ज़ैगम कितने उत्सुक से कहने पर शमरोज़ जतोई उसे पूछने लगा। माजी में जो भी कुछ हुआ, शमरोज़ जतोई आज तक रुबाब से अपना दिल बुरा नहीं कर सका। रुबाब की बातें अक्सर रमशा और ज़ैगम से नॉर्मल अंदाज में किया करता, अलबत्ता हवेली में रुबाब का जिक्र नहीं किया जाता। रुबाब की मौत की खबर सुनकर वो काफ़ी दिनों गमज़दा रहा। रुबाब की बेटी को देखने के लिए अक्सर शमरोज़ जतोई का दिल मचल जाता, मगर वो नहीं चाहता था कि किसी भी बात को लेकर दोनों खानदानों में दोबारा कोई तज़ार उठे। चाचू 100% वो उप्पो की बेटी थी, बिल्कुल बनी बनाई उप्पो। अगर आप खुद उसको देखते तो आपको यकीन आ जाता। ज़ैगम दोबारा शमरोज़ जतोई को अपनी बात का यकीन दिलाता हुआ बोला तो शमरोज़ जतोई खामोश हो गया। उसे अपनी बहन की याद आने लगी। वैसे कितनी हैरत की बात है शमरोज़, जिस बहन से आप आज तक इतनी मोहब्बत करते हैं, आपने पलट कर उसकी बेटी की खबर तक नहीं ली। रिमशा शमरोज़ जतोई को खामोश देखकर बोली तो शमरोज़ जतोई समेत ज़ैगम भी रिमशा को देखने लगा। अगर मैं पलट कर उसकी खबर लेता और ये खबर अकबर खान या बाबा सईं को लग जाती तो बहुत बुरा होता रमशा। ऐसा हर किसी नहीं है कि मैं एक डरपोक इंसान हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि हमारा सरदार कबीले से दोबारा किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो। तुम्हें नहीं मालूम, इन लड़ाई और झगड़ों में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, किसी एक तरफ का नहीं बल्कि दोनों तरफ का। और ज़ैगम, जो आज तुमने किया है वो कोई अच्छी हरकत नहीं थी। आइंदा मैं ना सुनो फिर तुम इस लड़के से या सरदार कबीले के किसी दूसरे फंसे लड़े हो। शमरोज़ जतोई रमशा का बोलकर साथ ही ज़ैगम को भी तंबीह करके सोफे से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। शायद वो ज़ैगम के मुंह से रुबाब की बेटी का जिक्र सुनकर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। वैसे ज़ैगम, अगर रुबाब की बेटी बिल्कुल उसी की जैसी लगती है फिर तो वो भी बहुत खूबसूरत होगी। रुबाब की मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो तो काफ़ी खूबसूरत थी। रिमशा ज़ैगम को देखती हुए पूछने लगी। ज़ैगम को एक बार फिर रुशाने का चेहरा याद आया। इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आवाज़, बात करने का लहजा, उसका परेशान होना, घबराया सा, डरा सहमा रूप और ख़ास कर उसका अचानक अपने आंचल से चेहरा छुपा लेना।
ज़ैकम रिमशा को बताते बताते खुद कहीं खो सा गया था, जबकि रिमशा इसकी कैफियत को देखकर मुस्कुराने लगी। यानी मैं ये समझूं कि वो तुम्हें तुम्हारी अप्पो से ज़्यादा अच्छी लगी और हमें सरदारों से दोस्ती में पहल कर लेनी चाहिए, रिमशा शरारतन बोली। पहले तो ज़ैकम रिमशा को बेख्याली में देखने लगा। क्या हो गया है आपको? मुझे क्यों पिटवाने का इरादा है अपने शोहर से? रिमशा की बात का मफहूम समझकर उसके मैंने खैर मुस्कुराहट देकर ज़ैकम उसे घूरता और पलट के कमरे से बाहर जाने लगा। मेरे दिल से दुआ है जल्द कोई ना कोई वसीला बने और रबाब की बेटी वापस हमारे पास आ जाए, तुम्हारी दुल्हन के रूम में, आखिरी बार रिमशा ने मजाक में बोली, जिस पर ज़ैकम अपनी बेख्याली में बोले हुए लफ्ज़ों पर शर्मिंदा होता हुआ उसे आंखें दिखाकर कमरे से बाहर निकल गया। हिम्मत कैसे की उस बदबख्त ने सरदार अकबर खान के पोते पर हाथ उठाने की? नौशाद को बोलो 4 आदमी लेकर जाए, हमारे दुश्मनों को उनकी औकात याद दिला कर आए। तैमूर खान रुशाने को लेकर शहर नहीं गया था, बल्कि वापस हवेली ले आया था। कुबरा खातून ने अपने पोते की हालत देखी तो जलाल में आती हुई सरदार इस्माइल खान से बोली, अम्मा हजूर, पहले पूरी बात तो मालूम हो, शमशेर जदोई के पोते ने ऐसा क्यों किया? जब भी कोई कदम उठाया जा सकता है। ऐसे कैसे? 4 आदमियों को उनकी तरह भेजूं? पहले मुझे तैमूर से पूरा किस्सा मालूम कर लेने दे।